हरिओम। बोलो हरिओम। और सत्यनारायण राजपूत। राम पाणे जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6वीं की विज्ञान का 10वां अध्याय, जिसका नाम है गति एवं दूरियों के मापन के बारे में पढ़ेंगे। तो सब बच्चे तैयार हो जाएं। बच्चों, आप लोग यदि घर से बाहर निकलकर देखें तो हम पाते हैं कि हमारे चारों तरफ कुछ वस्तुएं हमें चलती फिरती हुई अवस्था में दिखाई देती हैं, और कुछ वस्तुएं हमारे पास ऐसी वस्तुएं भी आसपास हैं जो चल फिर नहीं रही, यानी कि विराम अवस्था में। तो जो वस्तुएं चलती हैं उन्हें हम लोग गतिशील वस्तुएं कहते हैं, और कुछ वस्तुएं जो अपनी जगह में खड़ी हुई हैं उन्हें हम कहते हैं विराम अवस्था में, ये गति नहीं कर रही। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, जैसे कि आप यदि सड़क के किनारे खड़े हो जाएं तो बहुत सारे वाहन आपको चलते फिरते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार सड़क के किनारे खड़े होकर देखें तो बिजली का खंभा तो अपनी जगह में खड़ा हुआ है, यानी ये विराम अवस्था में चल नहीं रहा है, स्थिर अवस्था में। इसी प्रकार से कोई डिब्बा देख लें, है ना, कोई गुमटी रखी हुई है ना, पान का डिब्बा है या बिजली का खंभा है, टेलीफोन का खंभा है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर स्थित है, यानी कि समय के साथ इनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं। 10 बजे यदि हमने बिजली का खंभा देखा जो कि रोड के किनारे गड़ा हुआ है, तो वो जिस जगह पर है 1 घंटे बाद या शाम को या अगले दिन हम लोग देखते हैं तो बिजली का खंभा वहीं पर गड़ा हुआ है। जब यदि किसी वाहन को हम देखें, रोड पर चलती हुई कार को देखें, हम पाते हैं 10 मिनट पहले ये कार जो राम घाट पे थी 10 मिनट बाद पहुंच गई। कहां पर पहुंच गई गोदावरी मोड़। यानी समय के साथ उसकी स्थिति बदल रही है। तो जिनकी स्थिति में समय के साथ बदलाव होता है उन्हें हम लोग कहते हैं ये वस्तुएं गतिशील अवस्था में गति कर रही हैं। कुछ बच्चे और जुड़ रहे हैं, चलिए ठीक है, एडमिट ओके। बच्चों, पुराने समय में जैसे कि आजकल आप यातायात के साधन देखते हैं, पुराने समय में ऐसे यातायात के कोई साधन नहीं। पुराने जमाने में लोग जैसे पैदल चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। कोई सामान इधर से उधर ले जाना है तो अपने सिर पे, है ना, बोझ रखकर, टोकरी रखकर उस सामान को भी इधर से उधर ले जाते थे, या फिर जानवरों की पीठ पर लाद, या अपने सिर में या पीठ में लादकर, या फिर जानवरों की लादकर वो अपनी उपयोगी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, नाव बनाई। तो नाव का आकार भी पानी में रहने वाले जीव जंतु से सीखा। मछली का आकार कैसे होता है उसी प्रकार उन्होंने नाव का आविष्कार किया, नाव बनाई, और फिर जल के माध्यम से, जल मार्गों के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे नाव का प्रयोग करके, तो उसी में सामान लाद कर नाव में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगे। धीरे धीरे पहिए के आविष्कार ने यातायात जगत में क्रांति ला दी। पहिए के आविष्कार होने के बाद तरह तरह के यातायात के साधन बने, जैसे बैलगाड़ी है या तांगा है, और भी तरह तरह के जो आजकल आधुनिक साधन है उनमें भी आप पहिए का उपयोग देखते हैं। तो पहिए के आविष्कार के बाद जब भाप का इंजन बना बच्चों 19वीं शताब्दी में भाप के इंजन का आविष्कार, भाप के इंजन के आविष्कार के बाद लंबी सी ट्रेन बन गई और इसमें हजारों लोग बैठकर एक साथ यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे बच्चों यातायात के साधनों का आविष्कार हुआ। आजकल भी आप लोग तरह तरह के यातायात के साधन देखते हैं, उनमें से कुछ ऐसे साधन जो जमीन पे चलते हैं, कुछ पानी में चलने वाले साधन और कुछ हवा में उड़ने वाले साधन। सभी बच्चे जानते हैं कि हवा में
कौन कौन से यातायात के साधन होते हैं जिनमें हम लोग बैठकर यात्रा कर सकते हैं। तो राम मेरी आवाज सुन रहा है क्या? हेलो राम। यस सर। हाँ, तो हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन बताइए। सर हवाई जहाज, अच्छा हेलीकॉप्टर। ठीक है, बहुत बढ़िया, आवाज आ रही है। हाँ, अब इसके बाद सत्यनारायण भी जुड़ा हुआ है। हाँ ठीक है। यस सर। सत्यनारायण। यस सर। हाँ, तो जल में जो साधन उपयोग होते हैं यातायात के, जिसमें पानी की जरूरत होती है, वो कौन कौन से यस सर। यातायात के जहाज साधन? सर, जहाज, पनडुब्बी। अच्छा ठीक है, और एक बालक से हम और पूछ लें, अनमोल कुमार। अनमोल, अनमोल की आवाज नहीं आ पा रही। सतीश। जी सर। हाँ, स्थल में चलने वाले यातायात के दो साधन आप भी बताओ। सर बाइक, मोटरसाइकिल, बस, कार। अच्छा ठीक है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तरह तरह के यातायात के साधन आजकल आप लोग देखते हैं। और बच्चों इनकी गति की बात करें, कुछ ऐसे साधन भी हमारे आसपास आपको दिखाई देते हैं जो बहुत धीमे चलते हैं। कुछ बच्चे और जुड़ रहे हैं, उनको परमिशन दी। कौन बच्चा भी जुड़ा है? सक्षम कुमार। बच्चों, कुछ ऐसे साधन आप लोग अपने आसपास देखते हैं जिनकी गति बहुत धीमी है, जिनकी स्पीड बहुत कम है। कुछ ऐसे साधन हैं जो कुछ ही घंटों में हमें लंबी यात्रा करा देते हैं, बहुत लंबी दूरी तय करा देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि धीमी गति से चलने वाले साधनों के नाम बताओ, जैसे है ना, बैलगाड़ी हो गई, तांगा हो गया, या फिर साइकिल हो गई, और स्पीड से चलने वाले जो साधन हैं वो कौन से हैं? स्पीड से कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं। चलने वाले जो साधन हैं वो ट्रेन हो गई आपकी, या फिर हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गई, ये बहुत तेजी से हमको एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर ले जाते हैं। यस सर। बच्चों, इसके बाद आपके बुक में चर्चा की गई है मापन के बारे में। मापन से तात्पर्य है नापना। तो बच्चों, जीवन में हमें मापन की हर पल जरूरत पड़ती रहती है, हर समय हमें मापन की जरूरत। मापन के बिना कोई काम नहीं होता। सवेरे आप उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, वहां भी मापन की जरूरत होती है। आपके माता पिता ने सिखाया है कितना पेस्ट निकालना है, ये थोड़ी है कि पूरा ट्यूब दबा दिए पूरा पेस्ट निकालना, एक बार में ही सारा दांत चमका डाले हैं, वहां भी मापन की जरूरत है। आपके माता पिता ने सिखाया है कि जितने थोड़ी सी मात्रा में उससे पेस्ट निकालना है ट्यूब से, जितना बड़ा आपका वहां पर ब्रश में जितने रेसे लगे हुए हैं उसी लंबाई का आप पेस्ट निकाले, जैसा भी आपके माता पिता ने सिखाया। वहां भी मापन की देखिए जरूरत है। मान लीजिए सवेरे दूध वाला आता है और आपको दूध लेना है, तो वहां भी मम्मी पापा आपको बताते हैं कि नाप के दूध लेना है, आज 1 लीटर या आधा लीटर दूध लेना है। तो आप दूध वाले से बोलते हैं कि भैया नाप के आधा लीटर हमें दूध दीजिए, वहां भी मापन की जरूरत है। तो बच्चों, हर समय मापन की हमें जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से जब विद्यालय आप आते हैं तो वहां भी समय को देख कर आते हैं, वहां भी मापन की जरूरत है। तो जितनी देर आपका स्कूल लगता है उसी के अनुसार आप विद्यालय आते हैं। इसी प्रकार यदि बाजार जाते हैं, आपको कपड़े बनवाना है, कपड़े सिलवाना है, पैंट का कपड़ा लेना है या शर्ट का कपड़ा लेना है, तो वहां भी दुकानदार आपको माप कर ही देता है ना। वो एक लंबा सा लोहे का राड नुमा एक मापक यंत्र निकालता है, उससे कपड़ा नाप कर आता है। बच्चों, जैसे मापन के ये जो मात्रक है ना, जो जिससे मापन किया जाता है, पुराने जमाने में जो मापन के मात्रक थे वो आज के जमाने में देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसे मापन पुराने जमाने में नहीं थे जैसे आज को हमें दिखाई देते।
लेकिन बच्चों पुराने जमाने में जो जिससे मापन हम लोग करते थे, चीजों को नापते थे, तो मान लीजिए किसी को टेबल की लंबाई नापना है तो पुराने समय में बीते का प्रयोग किया जाता है, या फिर पेन की लंबाई नापना है तो अंगुल का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार साग सब्जियां तौलने के लिए पत्थर के बाट होते हैं, और यदि खेत की लंबाई नापना हो या मकान की लंबाई नापना हो तो पुराने जमाने में बांस का प्रयोग या फिर कदम का प्रयोग या फिर हाथ का प्रयोग या फिर रस्सी का प्रयोग पुराने जमाने में होता था। आपको भी यदि आप भी जब क्रिकेट का खेल खेलते हैं तो वहां भी पिच की लंबाई मापने के लिए क्या करते हैं, कदम का उपयोग करते हैं कि कितनी लंबी हमारी पिच होनी चाहिए, और फिर वहीं स्टंप गाड़ दिए दोनों तरफ और फिर खेल शुरू। तो बच्चों पुराने समय में इसी प्रकार से मापन होता था, लेकिन इस प्रकार के मापन पद्धति में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कल्पना कीजिए यदि आप टेबल बनवाते हैं, एक बढ़ई को आपने ऑर्डर दिया कि मुझे टेबल बनाना है, और आपने टेबल का ऑर्डर दिया बीते से नाप, 5 बीते की टेबल बनानी है, आपने बढ़ई को ऑर्डर दे दिया, और बढ़ई की लंबाई बहुत लंबा बढ़ई है, उसने 5 बीते की टेबल बना दी। और उस टेबल को जब आप घर लेके आते हैं देखते हैं कि ये टेबल तो मेरे दरवाजे के अंदर से नहीं घुस रही। अब दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। आप घर आके देखते हैं इसने तो 7 बीते की टेबल बना दी, फिर से टेबल को लेके गए, बढ़ई ने फिर टेबल की लंबाई मापी अपने बीते से, तो उसके बीते में तो 5 ही बीते की टेबल। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आने लगी। तो फिर बच्चों धीरे धीरे मात्रकों का जो है आविष्कार हुआ और आ गई मैट्रिक पद्धति। तो मैट्रिक पद्धति के आने के बाद आजकल जो मात्रक देख रहे हैं हम लोग तो मैट्रिक पद्धति वाले मात्रक हैं, और जो सारी दुनिया में एक जैसे होते हैं। इन मात्रकों का उपयोग आजकल होता है। पुराने जमाने में जो मात्रक चलते थे उन्हें हम लोग अमानक मात्रक बोलते हैं। यदि प्रश्न आता है परीक्षा में कि 4 अमानक मात्रकों के नाम लिखिए, तो अमानक मात्रक, मानक और अमानक ध्यान से सुनेंगे। अमानक मात्रकों में आपको लिखना है हाथ या फिर फीता, अंगुल, रस्सी, बांस, कदम, इस तरह के जो पत्थर के बाट, ये सब अमानक मात्रक है। वर्तमान समय में मानक मात्रक बच्चों चलते हैं। तो हमें कोई भी वस्तुएं खरीदते समय मानक मात्रकों के द्वारा ही मापकर वस्तुएं लेनी चाहिए। तो और लंबाई वगैरह मापते समय कुछ सावधानियों की भी बात चर्चा की गई है आपकी बुक में, ठीक है, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको अपने ज्योमेट्री बॉक्स में रखे हुए स्केल से मापन करना है ना, ड्राइंग बॉक्स में जो स्केल है ड्राइंग बॉक्स पे उससे मापन करना है। तो सब बच्चे गणित में मापन तो मैं भी एक बार आपको बता दूं कि किसी भी वस्तु की लंबाई मापना है। मान लीजिए आपको इस पेन की लंबाई मापनी है, तो जो आपके पास स्केल है, जो भी पटरी जिसे हम बोलते हैं स्केल है, जो उससे क्या करना है, लंबाई मापते समय वस्तु और स्केल दोनों को सटा के रखना। ये सावधानी है ना, या फिर आगे पीछे नहीं होना चाहिए, या बीच में गैप किसी स्थिति में वस्तु और मात्रक नहीं होना चाहिए, तो वस्तु से मात्रक को सटा कर। दूसरी सावधानी, पाठ्यांक पढ़े। यदि मान लीजिए पेन 4 सेंटीमीटर लंबा है या 4 इंच लंबा है, तो लंबाई जब पढ़ते समय हमारी आंखें जहां तक जितना लंबा ये है, इसके अंतिम छोर पर हमारी आंखें लंबवत पड़नी चाहिए। और इस ऊंचाई से हमें ऐसे करके देखना है कितना लंबा स्केल है, तो मात्रक को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। झांक कर ऐसे करके नीचे से ऊपर से ऐसे नहीं पढ़ना, नहीं माप आपकी गलत हो सकती है। दूसरी अगली सावधानी है कि किसी भी स्केल से मापन करते समय आपको घिसे स्केल का या टूटे स्केल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सब सावधानियों को ध्यान रखेंगे तो आपकी माप सही आएगी। इसी तरह से बच्चों बहुत सारे मात्रक हैं, जैसे तरल पदार्थों को मापने के लिए, दूध को, तेल को मापने के लिए हम लोग लीटर का प्रयोग करते हैं,
लेकिन बच्चों आजकल बड़ी सावधानी की जरूरत है ना। दुकानदार है ना अधिक लालच के चक्कर में हमारे साथ गड़बड़ भी कर देते हैं कई बार। लेकिन यदि हमें सही जानकारी है और मात्राओं का हमें ज्ञान है तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा लेने गए और जो मीटर है ना, मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सही बच्चे गणित में पढ़े हैं कि 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर। तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए वो मीटर है जो लोहे का रॉड की तरह आपको दिखाई देता है, दुकानदार उसे 5 अंगुल काट कर छोटा कर देता है। तो क्या होगा, आपको कपड़ा कम मिलेगा और वो आपसे ज्यादा पैसे ले लेगा, 1 मीटर का पैसे ले लेगा। तो बच्चे इस प्रकार से कई बार दुकानदार करते हैं। या फिर लीटर है जो जिससे दूध नापा जाता है, तो एल्युमिनियम का बना होता है, उसको उल्टा किए पत्थर में घिस दिए तो आपका लीटर हो गया छोटा। ऐसी गड़बड़ियां भी हो जाती है। या फिर जो बाट है ना, जो बाट जिससे हम लोग ठोस पदार्थ सब्जी वगैरह या शक्कर वगैरह तौलते हैं, जिन बाटों का प्रयोग करके, वो बाट भी कई बार गड़बड़ होते हैं। बच्चों क्या कहते हैं, हमें मात्रकों पर भी ध्यान देने की जरूरत है जब हम बाजार से सामान खरीदते हैं। बच्चों इसके लिए माप तौल विभाग होते हैं। जिस प्रकार से जंगल की सुरक्षा के लिए वन विभाग, जिस प्रकार से आपकी सुरक्षा के लिए समाज में कोई अव्यवस्थाएं न फैले, है ना, चोरी ना हो या फिर अन्य किसी प्रकार से अपराध न हो, तो इसके लिए पुलिस विभाग भी बना हुआ है। लोगों को शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग। इसी प्रकार से आपको सही मात्रा में उपभोक्ता को सामान मिले, इसके लिए भी माप तौल विभाग होता है। तो माप तौल विभाग का काम है कि दुकानों में जाकर समय समय पर जांच करना और जो दुकानदार गड़बड़ कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई करना, उनको जुर्माना लगाना। तो हर जिले में बच्चों माप तौल विभाग होता है। तो दुकानदारों की जिम्मेदारी है कि साल में एक बार कम से कम अपने जो बाट हैं, लोहे के बाट, उनको जाके वहां चेक कराएं। यदि वो घिस कर हल्के हो गए हैं तो बाट की आप पेंदी में देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो छोटा सा छेद जैसा बना होता है। वहां पर वो गलाकर कुछ लोहा ऐसा पदार्थ भर देते हैं, शीशा भर देते हैं, उस पर सील लगा देते हैं, मोहर लगा देते हैं। जैसे 2021 की मोहर इस समय लगी होनी चाहिए जो भी लोहे के बाट। क्या है, बार बार उपयोग करने के दौरान लोहे के बाट भी घिस जाते हैं, उनका वजन कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो हमारा मीटर है, कपड़ा नापने का मीटर, उसमें भी दोनों सिरों पर सील लगी होनी चाहिए, मोहर लगी होनी चाहिए। इसी प्रकार से जो तुला है, जो तराजू है, उसकी डंडी पे भी सील और मोहर लगी होनी चाहिए। यदि हमें इन सब चीजों का ज्ञान है तो आप बाजार से सही तरीके से खरीदारी करते हुए चीजों को लाएंगे और किसी प्रकार का आपका आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इसके बाद आगे बच्चों चर्चा की गई है धागे की सहायता से, ठीक, सही बच्चों को लंबाई मापना आता है। लेकिन बच्चों यदि आपको किसी सिक्के की लंबाई मापने के लिए कह दिया या फिर और कोई गोल वस्तु की लंबाई मापने के लिए कह दिया जाए और एक स्केल दे दिया जाए, तो क्या आप माप पाएंगे? नहीं सर। अधिकांश बच्चे कहेंगे स्केल को कैसे भाई मोड़ेंगे, सिक्के के अनुसार नहीं माप पाएंगे। मान लीजिए इस तरह की वस्तु आपको वृत्त के आकार की कोई दे दी गई और एक स्केल दे दिया गया, स्केल और इसकी लंबाई मापना है। स्केल तो वस्तु के अनुसार मिलेगा नहीं, तब आप क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा और एक धागे का जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। धागे का जुगाड़ कर लिए और धागे के एक सिरे में एक गांठ लगा दिया। बस धागे को जहां पर गांठ लगाए हैं वहां पकड़िए और इसके चारों तरफ लपेट दीजिए। अब क्या करेंगे, धागे को सिक्के के चारों तरफ या गोल वस्तु के चारों तरफ हम लपेट दिए और इसके बाद उसके दूसरे छोर को चिन्हित कर लेंगे, हाथ से पकड़ के रखेंगे और इसके बाद स्केल के सामने इसको फैलाकर रख देंगे और जितनी माप आएगी वही इसकी परिधि हो जाएगी, इसकी चारों तरफ की माप हो जाएगी।
इस तरह से बच्चों हम लोग गोलाकार वस्तुओं की भी माप कर सकते हैं। आजकल तो बच्चों फीते आने लगे हैं, टेप आने लगे हैं, है ना। आपने टेप देखा होगा टेलर के पास जब आपकी टेलर माप लेता है तो उसको क्या करना पड़ता है, माप लेते समय मान लीजिए आपकी बांह सिलनी, ये भी कैसी है, बेलनाकार, स्केल तो मुड़ेगा नहीं, तो आजकल टेप आते हैं कपड़े के बने हुए या अन्य चीजों के बने हुए, उसको वह वस्तु के अनुरूप मोड़ सकता है। मान लीजिए मोटे से तने, पेड़ के तने की मोटाई आपको मापनी है तो लोग फीते से मापे, तो टेप से मापे, इसलिए वहां पर ये वाला काम भी करेंगे, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो इस तरह से आवश्यकता अनुसार तरह तरह के बच्चों मात्रक का उपयोग हमको करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गति के बारे में भी बताया गया है कि गति के बारे में आपको शुरू में बताया गया है कि कुछ वस्तुएं हमारे पास आसपास कैसी हैं, स्थिर अवस्था में, समय के साथ वो उनकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं। जहां पर सवेरे खड़ी थी वहीं पर हम देखेंगे शाम को भी वहीं पर। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनमें समय के साथ साथ उनकी स्थिति बदलती रहती है, उन्हें हम लोग गतिशील वस्तुएं बोलते हैं। लेकिन गति भी बच्चों कई प्रकार की होती है। कुछ वस्तुएं सीधी गति करती हैं, कुछ गोल गोल घूमती। तो जो वस्तुएं सीधी गति करती हैं उनकी गति को हम लोग बोलते हैं रैखिक गति। तो कौन सी चीजें सीधी गति करती हैं? तो मान लीजिए ठीक है, बंदूक से निकली हुई गोली, गन से आप यदि ट्रिगर दबाए गन का, तो गोली कैसे जाएगी? बंदूक बिल्कुल सीधी जाएगी, न तो गोल गोल घूमेगी न ऊपर नीचे आएगी। इसी प्रकार से धनुष से निकला हुआ बाण वो भी सीधा जाएगा। पटरी पर दौड़ती सीधी ट्रेन या आपकी सीधी सड़क पर साइकिल भी गई, लेकिन सड़क गोल गोल नहीं होनी चाहिए, नहीं फिर वो गति रैखिक गति नहीं होगी। इस प्रकार से आर्मी के जवान भी जब परेड करते हैं बच्चों, तो परेड करते समय बिल्कुल सीधे चलते हैं। इस तरह से आसपास आप अपने और भी देखेंगे कि कौन सी वस्तुएं रैखिक गति करती है। जो सीधे रास्ते में बिल्कुल चले, सीधी चले, वो गति रैखिक गति कहलाएगी। इसी प्रकार से अगली गति है घूर्णी गति। तो कई वस्तुएं हैं जो अपने जगह पर घूर्णन करती हैं, जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, ऐसी घूर्णन के कारण दिन रात होती है। तो पृथ्वी भी अपनी जगह पर घूमती रहती है। और इसी प्रकार से लट्टू या फिरंगी आप नचाए होंगे, वो भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है। इस तरह की गतियां क्या हैं? घूर्णी गति कहलाती है। आवर्ती और अनावर्ती गति। अनियमित गति, एक गति और जानो, अनियमित गति। कई वस्तुएं अनियमित गति करती हैं, है ना, उनके गति करने का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता। जैसे मच्छर की गति, तो मच्छर कैसा जाएगा? न तो गोल घूमेगा न तो सीधा जाएगा। मच्छर की गति कैसे कहलाएगी? अनियमित गति, है ना। एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर कान के पास घूमेगा गोल गोल, फिर भाग जाएगा। ये गतियां अनियमित गति। इसी प्रकार हॉकी के खिलाड़ी की गति, हॉकी का खिलाड़ी भी कैसे कभी सीधे जाता है, कभी दाएं कभी बाएं। इसी प्रकार मधुमक्खी, कीड़े मकोड़ों की गतियां सब अनियमित गतियों में आएंगी। आवर्ती और अनावर्ती गति, इसको भी जान। कुछ गतियां बच्चों एक निश्चित समय के बाद दोहराई जाती है, तो ऐसी गति आवर्ती गति कहलाती है। जैसे आप मान लीजिए आपका बर्थडे है, तो बर्थडे है जो तो निश्चित दिन भी हर साल आता है। मान लीजिए 2 मार्च है आज, किसी बच्चे का यदि जन्मदिन 2 मार्च को है, तो फिर अगले साल वो 2 मार्च को हुई हो, तो 5 मार्च 7 मार्च को ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से पृथ्वी का अपने चारों तरफ सूर्य का चक्कर लगा परिक्रमण करना, ये भी निश्चित समय के पश्चात ही पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है, हर साल पूरा करती है। ऐसी गति जो
निश्चित समय में दोहराई जाए। ठीक है, अब कुछ गतियों का कोई ठिकाना नहीं, तो अनावर्ती गति, ऐसी गतियां अनावर्ती गति कहलाती है, वक्ता होने का कोई निश्चित टाइम नहीं। तो अनावर्ती गति कौन सी हो जाएंगी? जैसे भूकंप का आना, भूकंप में भी पृथ्वी गति करती है, कांपती, कोई ठिकाना नहीं। ज्वालामुखी का फट जाना, कोई ठिकाना नहीं कब फट जाए ज्वालामुखी उस पहाड़ से। तो ऐसी गति अनियमित गति कहलाती है, अनावर्ती गतियां कहलाती हैं। बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में गति एवं दूरियों के मापन से संबंधित बातों की चर्चा की। आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर हम लोग नए पाठ का किसी को पढ़ेंगे, नए पाठ को, अगले पाठ को रिवीजन करेंगे। ये सारे पाठ एक बार बच्चों सब पढ़ा दिए गए हैं, अब हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो बात कर सकता है, और फोन पे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं।